क्वेश्चन है राम एक कार्य का 2/3 भाग को 10 दिनों में पूरा करता है और श्याम उसी कार्य का 4/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले मोहन के द्वारा 5 दिनों में पूरा किया जाता है। मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन राम के बारे में ये कहा गया है कि राम अगर किसी कार्य को करता है ना, तो उस कार्य का वह 2/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि राम अगर उस कार्य को पूरा करे तो पूरा कार्य वह कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगता है, उसको 10 दिन का समय लगता है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि अगर हम कुल कार्य को मान लेते हैं कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट में से 2 यूनिट कार्य को करने में राम को कितना समय लगता है? 10 दिन का समय लगता है। इस तरह से ही तो आपको समझना होगा ना कि यहाँ पर 2/3 भाग लिखा हुआ है, तो बट्टे में जो 3 लिखा हुआ है, भिन्न से हम यही समझते हैं कि बट्टे में जो 3 लिखा हुआ है ये कुल कार्य मान लिया जाए। तो यहाँ पर ऊपर जो अंश में लिखा हुआ है 2, इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर 3 यूनिट में से 2 यूनिट कार्य राम ने किया है, लेकिन उस कार्य को करने में 10 दिन का समय राम ने लिया है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि अगर कार्य 1 यूनिट करना होता तो राम को कितना समय लगता? 5 दिन का समय लगता। लेकिन हम तो ये पता लगाना चाहते हैं कि राम कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, यानी कि जो ये 3 यूनिट कार्य है ना, हमने 3 यूनिट कार्य को ही कुल कार्य माना है, तो हमें यही पता लगाना होगा ना कि राम 3 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट कार्य 5 दिन में हो रहा है, तो 3 यूनिट कार्य कितने दिनों में होगा? 15 दिनों में होगा। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि राम अगर उस कार्य को करेगा जिस कार्य को श्याम भी करेगा, मोहन भी कर रहा है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, तो जिस कार्य की बात हो रही है ना, उस कार्य को पूरा करने में राम को तो 15 दिन का समय लगेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि राम अगर किसी कार्य को करता है तो राम 15 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। अब श्याम के लिए जो डाटा दिया हुआ है उसको आपको समझना होगा। श्याम उसी कार्य को करता है, लेकिन 4/5 भाग को वह 8 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर अब हमें ये भी पता लगाना होगा कि श्याम उस कार्य को अगर पूरा करे और अकेले पूरा करे तो कितने दिनों का समय लगेगा उसको। तो यहाँ पर आप उसी तरह से समझिए कि 4/5 भाग को पूरा करने में 8 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि कुल कार्य अगर हम मान लेते हैं कि बट्टे में 5 लिखा हुआ है, तो 5 यूनिट हम कुल कार्य मान ले, तो 5 में से 4 यूनिट कार्य को करने में ही यहाँ पर श्याम को कितना समय लगता है? 8 दिन का समय लगता है। तो फिर यहाँ पर श्याम 1 यूनिट कार्य कितने समय में करता होगा? 2 दिन में करता होगा 1 यूनिट कार्य। और हमें तो ये पता लगाना है कि श्याम उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा, और भिन्न से हमने समझा कि यहाँ पर कुल कार्य कितना है? 5 यूनिट है। तो श्याम 5 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? जब 1 यूनिट कार्य को करने में 2 दिन का समय लग रहा है ना, तो 5 यूनिट कार्य को करने में 10 दिन का समय लगेगा। तो अब आपने ये समझा कि राम अगर किसी कार्य को अकेले करता है तो 15 दिन का समय लेता है, और श्याम अगर उस कार्य को ही अकेले करता है तो श्याम को लगता है 10 दिन का समय। तो अब आपको यहाँ पर इतना समझ में आया कि राम अगर कार्य को करेगा तो 15 दिन का समय लेगा, और श्याम अगर उस कार्य को करेगा तो 10 दिन का समय लेगा। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि कुल कार्य कितना होगा, क्योंकि आगे दिया हुआ है कि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा, और फिर पता लगाएंगे कि वो कैसे कैसे कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुल कार्य मान ही रहे हैं तो ऐसा मानेंगे जिससे कि हम प्रश्न को आसानी से हल कर पाए। तो यहाँ पर 15 और ये 10 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या है जिसमें वह कार्य को पूरा कर पा रहे हैं, तो 15 और 10 का अगर लैसे लिया जाएगा तो लैसे कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि 30 यूनिट कुल कार्य है, और इसी कुल कार्य को करने में राम 15 दिन का समय लेता है, और 30 यूनिट कार्य, यही 30 यूनिट कार्य जो है ना, इस कार्य को श्याम कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। तो अब हमने यहाँ पर ये भी मान लिया कि यहाँ पर जो कुल कार्य है वो कितना है? 30 यूनिट है। अब हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि इनकी दक्षता कितनी है, यानी कि ये एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि दक्षता कैसे निकालते हैं। वैसे आपको पता ही है
कि यहाँ पर 30 यूनिट कुल कार्य और दक्षता में हमें ये पता लगता है कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। अगर हम राम की दक्षता निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। जब 30 यूनिट कुल कार्य है और इस कुल कार्य को ये करने में 15 दिन का समय लेता है, तो फिर ये एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 2 यूनिट कार्य करता होगा। जब राम एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा ना, तो उस हिसाब से 15 दिन में ये 30 यूनिट कार्य कर लेगा। तो यहाँ पर जो राम की दक्षता आएगी ना, एक दिन में कितना कार्य कर सकेगा राम? 2 यूनिट कार्य कर सकेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि राम की जो दक्षता है वो 2 यूनिट प्रति दिन है। फिर आगे हम इसी प्रकार श्याम की दक्षता भी निकालेंगे कि कुल कार्य तो यहाँ पर 30 यूनिट ही रहेगा, लेकिन श्याम को कितना समय लगता है? 10 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि इसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 3 यूनिट कार्य होगा। तो यहाँ पर अगर हम श्याम की दक्षता लिखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी, 3 यूनिट प्रति दिन। तो अब हमें ये भी पता लग गया है कि यहाँ पर राम की दक्षता कितनी है, यानी कि राम तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और श्याम जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। अब आप यहाँ पर समझिए कि प्रश्न में क्या कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जो ये कार्य है ना, 30 यूनिट कार्य, अब इस कार्य को वे करेंगे, कैसे करेंगे आप समझिए। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अभी राम और श्याम की ही तो बात हो रही है, तो राम और श्याम कार्य कर रहे हैं, इसी 30 यूनिट कार्य को मिलकर कर रहे हैं। लेकिन कितना समय ले रहे हैं? 5 दिन का समय ले रहे हैं। लेकिन कार्य 5 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। आप देखो कि 5 दिन में कितना कार्य हो सकता है। आप देखिए कि अगर राम और श्याम मिलकर भी कार्य कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का कार्य कितना होगा? राम तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और श्याम एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हम इनकी दक्षता को जोड़ेंगे ना, तो हमें यहाँ पर ये पता लगेगा कि राम और श्याम के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाता है? 5 यूनिट कार्य किया जाता है। फिर हमें तो ये पता लगाना है कि इन्होंने 5 दिन में कितना कार्य किया होगा। अगर एक दिन का कार्य इनका 5 यूनिट है, तो 5 दिन का कार्य इनका 25 यूनिट होगा। यानी कि इन्होंने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया है और 25 यूनिट कार्य को समाप्त कर दिया है। और कार्य करना कितना है? 30 यूनिट कार्य इनसे करवाना था, लेकिन इन्होंने 25 यूनिट कार्य किया है। लेकिन फिर क्या होता है कि शेष कार्य, अब आपको पता है ना कि शेष कार्य कितना है? 5 यूनिट कार्य अभी शेष बचा है, क्योंकि 30 में से 25 यूनिट कार्य हो चुका है। अब शेष कार्य जो है ना वो अकेले मोहन करेगा, यानी कि राम और श्याम तो कार्य को छोड़कर चले ही जाएंगे जब शेष कार्य को अकेले मोहन ही कर रहा है तो। लेकिन मोहन को इस 5 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगता है? 5 दिन का समय लगता है। अब आप इतना समझ गए हो कि यहाँ पर शेष कार्य कितना बचा है? 5 यूनिट बचा है और इस कार्य को अब किससे करवाना है? मोहन से करवाना है। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर शेष कार्य कितना है? 5 यूनिट है और इस कार्य को कौन करेगा? इस कार्य को करेगा मोहन। तो 5 यूनिट कार्य को मोहन कर तो रहा है, लेकिन मोहन इस कार्य को करने में कितना समय लेता है? 5 दिन का समय लेता है। तो फिर मोहन एक दिन में कितना कार्य करता होगा? जब मोहन 5 दिन में कितना कार्य करता है? 5 यूनिट कार्य करता है, यानी कि इस शेष कार्य को करने में मोहन को 5 दिन का समय लगा है। तो फिर मोहन ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा? एक दिन में तो मोहन ने 1 यूनिट कार्य किया होगा और उसी हिसाब से 5 दिन में उसने 5 यूनिट कार्य कर लिया है। तो अब हमें ये भी पता लग गया है कि मोहन जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। यानी कि हमें ये पता लग गया है कि मोहन की दक्षता कितनी है? 1 यूनिट, क्योंकि हमें हमें दक्षता से यही तो पता लगता है ना कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब हमने ये भी जान लिया है कि मोहन की दक्षता क्या है, यानी कि मोहन से अगर कार्य करवाया जाता है ना, तो मोहन एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर पाता है। तो अब हमें ये पता लग गया है, तो अब हम ये पता लगाते हैं कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है उसका आंसर हम जल्दी से निकालते हैं। तो यहाँ पर अब इतना समझ में आ गया है कि मोहन अगर काम को करे ना, तो वह एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो मोहन की दक्षता है 1 यूनिट प्रतिदिन। अब आप आगे देखिए, ऐसा लिखा हुआ है कि मोहन अकेले
उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। किस कार्य की बात हो रही है यहाँ पर, इसी 30 यूनिट कार्य की ही बात हो रही है। तो अब मोहन जो है वो अकेला इस कार्य को करेगा, यानी कि हमने यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था ना कि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेले मोहन के द्वारा 5 दिनों में पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इन इस डाटा से हमने ये जाना कि मोहन जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। लेकिन हमें मोहन से कार्य कौन सा करवाना है, 30 यूनिट कार्य अगर हमें मोहन से करवाना हो तो हमें ये जानना है कि मोहन इस 30 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर अब आपको पता है ना कि मोहन तो एक दिन में 1 यूनिट कार्य ही कर पाता है। तो 30 यूनिट कार्य को करने में मोहन को कितना समय ले लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% है तो नया अनुपात कितना होगा। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:8 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स, और यहाँ पर अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। फिर प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि लड़कों की संख्या में वृद्धि होती है कितनी, 20%, और लड़कियों की संख्या में वृद्धि होती है 10%। और पूछा ये गया है कि अब जब वृद्धि हो ही गई है तो फिर नया अनुपात कितना होगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न में ये अनुपात दिया हुआ है ये वृद्धि से पहले वाला अनुपात है, और यहाँ पर अभी हमें वृद्धि करनी होगी और फिर ये पता लगाना होगा कि नया अनुपात क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पर लड़कों की संख्या में और लड़कियों की संख्या में वृद्धि करनी, और यहाँ पर अगर हम 7 में वृद्धि करेंगे और 8 में वृद्धि करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। और प्रश्न को हम आसानी से करने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस अनुपात में 100 का गुणा भी कर देंगे तो अनुपात में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लड़कों की संख्या 700 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या 800 हो जाएगी। तो अनुपात में अगर 100 से गुणा करो, 200 से गुणा करो, किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर अभी भी 0 से 0 काट दोगे तो यहाँ पर ये अनुपात 7:8 ही रहेगा। तो यहाँ पर अनुपात में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं ना कि लड़कों की संख्या तो 700 होगी और लड़कियों की संख्या 800 होगी, क्योंकि हमें अनुपात ही तो ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर वृद्धि कर लेते हैं, कितनी कितनी वृद्धि दी हुई है, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि दी हुई है। तो 700 का हमें 20% तो निकालना होगा, तभी तो पता लगेगा कि कितनी वृद्धि हुई है। तो 700 का 20% निकालना बिल्कुल आसान, आप तो वैसे भी निकाल ही सकते हो। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 20 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 140। तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, लड़कों की संख्या में 140 की वृद्धि होगी, और यहाँ पर ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 700 से यहाँ पर हो जाएगी ये 840। 700 में 140 जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगी अब लड़कों की संख्या। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि लड़कियों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। पहले तो 800 थी, लेकिन 10% की वृद्धि हो रही है। 800 में अगर 10% की वृद्धि करनी है तो हमें 800 का 10% तो निकालना ही होगा। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 800 का 10% 80 के बराबर आएगा। जब 800 का 10% यहाँ पर 80 के बराबर आ गया है तो यहाँ पर हमें वृद्धि के लिए 800 में 80 जोड़ना होगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 880। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लड़कों की संख्या तो बढ़कर 840 हो गई है 700 से, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या पहले 800 थी लेकिन वृद्धि के बाद अब ये 880 हो गई है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि 840 तो लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या 880 है, और हमें तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट सकते हैं और 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। तो यहाँ पर तो 21 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 22 आएगा। और लड़कों की संख्या और यहाँ पर लड़कियों की संख्या का जो अनुपात आएगा वृद्धि के बाद वो कितना आएगा, 21:22 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर पर
2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 22 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है ना, वो कितना है? 22 रुपये है। और यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दर यहाँ पर 10% है, वार्षिक है और समय दिया हुआ है 2 वर्ष का। समय भी समान है साधारण ब्याज के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और जो धनराशि है वो भी समान है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंतर इसका आया है कि ये साधारण ब्याज और यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके कारण यहाँ पर ये अंतर आया है 22 रुपये का। यानी कि मूलधन, दर, समय सब कुछ समान है, लेकिन जो यहाँ पर ब्याज में अंतर आ रहा है वो सिर्फ ये कारण है इसका कि यहाँ पर साधारण ब्याज और दूसरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। पर ये अंतर आता क्यों है, आप उस अंतर को समझिए। जैसा कि अगर आप यहाँ पर मान लेते हो कि मूलधन 100 रुपये है, मूलधन हमें समान लेना है, चाहे हम साधारण ब्याज निकालें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, हम मूलधन यहाँ पर 100 ले रहे हैं। दर यहाँ पर कितना है? 10%। तो पहले तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकालते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर दर यहाँ पर 10% वार्षिक दर दी हुई है ना, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 10 रुपये हो जाएगा। क्योंकि मूलधन 100 है तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10 रुपये। अगर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 10 रुपये और ये साधारण ब्याज है, तो हर वर्ष के लिए ब्याज यहाँ पर 10-10 रुपये ही होगा। और अगर हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो जब 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 10 है ना, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपये। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि साधारण ब्याज में तो हर वर्ष के लिए ब्याज समान होता है, जैसा कि यहाँ पर 10% वार्षिक दर दी हुई थी ना, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर हमने 10 मान लिया, क्योंकि यहाँ पर मूलधन 100 माना था, तो दर दर के हिसाब से यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये आना था और 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर आ गया है 20 रुपये, लेकिन साधारण ब्याज। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या वो 20 के बराबर ही आएगा या फिर कुछ अंतर आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा, वो हम पता लगाते हैं। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल रहे हैं तो हमें मूलधन तो 100 ही मानना है। आपको पता है कि मूलधन और यहाँ पर दर और समय ये सब कुछ तो हमें समान ही लेना है। फिर भी चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्यों आएगा, वो आप ये समझिए। जैसा कि यहाँ पर हम ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम हर वर्ष की ब्याज निकालेंगे। जैसा कि अगर हम पहले वर्ष के ब्याज निकालते हैं तो पहले वर्ष के लिए यहाँ पर मूलधन कितना होगा? 100 होगा। तो 100 का 10% आपको पता है कि 10 के बराबर ही होता है, तो पहले वर्ष का ब्याज तो यहाँ पर 10 रुपये ही मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपये है, तो फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपने धन उधार लिया है और 1 वर्ष के बाद ही आपको वो धन चुकाना है, तो आप कितना धन चुकाओगे? 100 + 10 यानी कि 110 रुपये हमें चुकाना होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम 1 वर्ष के लिए और धन उधार ले लेते, यानी कि यही जो 100 रुपये था ना, ये हमने उधार लिया, लेकिन हमने क्या किया, ये जमा नहीं कराया 1 वर्ष बाद, हमने इस धन को ही 2 वर्ष बाद जमा कराना है। तो फिर क्या होगा, अगले वर्ष के लिए यहाँ पर जो मूलधन होगा ना, वो कितना होगा? 110 रुपये होगा। जैसा कि साधारण ब्याज में तो क्या होता है कि हर वर्ष के लिए मूलधन 100 रुपये ही लेना होता है, तो हर वर्ष के लिए ब्याज भी 10 रुपये ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, कि यहाँ पर आपको ये देखना होता है, तो यहाँ पर अगले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो कितना होगा, जो यहाँ पर मिश्रधन 110 आया, यानी कि अगले वर्ष का मूलधन होगा। और जब यहाँ पर अगले वर्ष का मूलधन अब 100 नहीं है, 110 है, तो 110 का अगर हम 10% निकालेंगे ना, तो दूसरे वर्ष का यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्योंकि 110 का जो 10% होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और ये किसके बराबर आ जाएगा? 11 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिश्रधन कितना होगा? 110 + 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो अगर हमने साधारण ब्याज पर धन उधार लिया है, तो उस स्थिति में तो मिश्रधन कितना होता? 100 + 20 यानी कि 120, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज जो होता है वो समान होता है, क्योंकि हर वर्ष के लिए मूलधन जो होता है वो 100 रुपये लिया है तो 100 रुपये ही रहेगा, 500 रुपये लेंगे तो 500 रुपये ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि जब पहले वर्ष की जो ब्याज है ना, वो जुड़ जाती है दूसरे वर्ष के मूलधन में, यानी कि जो पहले वर्ष का मूलधन है ना,
उस वर्ष पहले वर्ष के मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्याज में अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और साधारण ब्याज निकालते हैं तो दोनों ब्याज में अंतर आ रहा है। और उस अंतर का कारण क्या है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि जब यहाँ पर हमने मिश्रधन निकाला है पहले वर्ष का तो वो कितना आया है, 110 आया है, और इसी को हमने माना है दूसरे वर्ष का मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन चेंज हो गया है ब्याज के कारण, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पर 11 आया है और पहले वर्ष का ब्याज यहाँ पर 10 था। तो अगर हम ब्याज ही ब्याज को देखें यहाँ पर, तो 10 + 11 कितना होगा, 21 होगा। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि 100 रुपये यहाँ पर हमने राशि ली थी और ये राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई है, 121 हो गई है। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 21 यूनिट है, और जबकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 20 यूनिट है। तो यहाँ पर आपको ब्याज में अंतर तो दिखाई दे ही रहा है कि कितने का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 यूनिट है, साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है, 20 यूनिट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था तो उसमें हमने मूलधन तो 100 लिया था, लेकिन फिर भी आपने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण यहाँ पर जो राशि आई है ब्याज की वो कितनी आई है, 21 यूनिट आई है। तो यहाँ पर जो अंतर आया है वो 1 यूनिट का अंतर आया है। और प्रश्न में जब भी तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ था ना कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर था, 22 था, 22 रुपये का था। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 22 रुपये के बराबर आ जाएगी। प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि धनराशि कितनी थी, यानी कि कितनी धनराशि उधार ली गई थी तो यहाँ पर, या फिर निवेश की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आई है, 22 रुपये आई है, लेकिन यहाँ पर जो धनराशि निवेश की गई थी यानी कि जो मूलधन था वो हमने 100 यूनिट माना था। तो यहाँ पर हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 22 रुपये है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 में हम 22 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वो राशि कितनी आ जाएगी, 2200 रुपये आ जाएगी। और ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फॉर्मूला होता है और आप उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं M1 D1 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं H1, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या भी दी हुई है, यानी कि हम M से दर्शा रहे हैं व्यक्तियों की संख्या को, और यहाँ पर दिनों की संख्या भी दी हुई है 15 दिन, तो यहाँ पर हमने D लिखा है, डेज यानी कि, और यहाँ पर हमने H1 भी लिखा है फॉर्मूले में, इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में घंटे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं M1 D1 H1 और यहाँ पर बट्टे में लिखेंगे हम W1, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर होगी M2 D2 W, यहाँ पर आएगा H2 और यहाँ पर आएगा W2। तो फॉर्मूला तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने लिखा है, और यहाँ पर हमने 1 और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है और आपको उन 2 कंडीशन को समझना होगा और ये पता लगाना होगा कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम पहली कंडीशन मान रहे हैं कि जिसमें 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये तो पहली कंडीशन है, इसको हम 1, जो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में 1 से दर्शाया है, यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर M1 यानी कि व्यक्तियों की संख्या, तो पहली कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, दिनों की संख्या कितनी है, 15, तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। और यहाँ पर घंटे कितने हैं, 8, तो यहाँ पर हम H1 के स्थान पर 8 लिखेंगे। और बट्टे में यहाँ पर हम लिख रहे हैं W1, यानी कि W1 तो नहीं, यहाँ पर हम कार्य को 1 यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुल कार्य यहाँ पर करा जा रहा है ना, उसको हम 1 यूनिट मान रहे हैं, तो बट्टे में हमने लिख दिया 1, इसलिए 1 लिखा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि 20 व्यक्ति है जो वो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगना कार्य, यानी कि यहाँ पर तो पहली कंडीशन में तो 1 यूनिट कार्य ही किया जा रहा है क्योंकि ये कार्य हमने खुद ही माना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 यूनिट मान रहे हैं कार्य को, तो यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है ना उसमें दुगना कार्य करना है। तो यहाँ पर अगर W1 के स्थान पर हमने 1 यूनिट लिखा है ना, तो W2 के स्थान पर हमें 2 यूनिट लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर दुगना कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि हमें ज्ञात ये करना है कि कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा दूसरी कंडीशन के अनुसार।
तो दूसरे कंडीशन में हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर M2 के स्थान पर तो हम व्यक्तियों की संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर 20 व्यक्ति है दूसरे कंडीशन में, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। मल्टीप्लाई दिनों की संख्या यहाँ पर प्रश्न में नहीं दी हुई और हमें दिनों की संख्या ही ज्ञात करनी है कि कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, तो यहाँ पर हम D2 ही लिखेंगे। और H2 यानी कि घंटों की संख्या, तो यहाँ पर हमें पता है कि कितनी है, 10 घंटे है। और बट्टे में हमें लिखना होगा 2, क्योंकि यहाँ पर दूसरी स्थिति में दुगना कार्य करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर पहली कंडीशन में जो कार्य था उसको हमने स्वयं माना है कि कितना है, 1 यूनिट है, तो हमें दूसरी कंडीशन में उसी कार्य का ही दुगना करना होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2। इस तरह से यहाँ पर हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है, लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, दिनों की संख्या यानी कि D2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करना तो बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है, इनको भी आप 5 के पहाड़े से काट सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। 4 के पहाड़े से यहाँ पर हम 8 को काट सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर आप यहाँ पर 2 से 2 ही काट सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2। अगर आप इनका गुणा करोगे, 5 गुणा 3 गुणा 2, और बराबर में तो क्या है, D2 ही है, यानी कि दिनों की संख्या। तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 30 दिन। तो प्रश्न में पूछा ये गया था कि दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई थी कि 20 व्यक्ति है, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और इससे दुगना कार्य करेंगे, तो कार्य कितने दिन में वह समाप्त कर लेंगे, कार्य वह 30 दिन में समाप्त करेंगे, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि 6 समान मशीन एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है, इसी चाल से ही ऐसे ही 10 मशीन 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएगी। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को पिछला प्रश्न जो हमने किया है उसी फॉर्मूले से ही हल करेंगे, लेकिन कैसे हल होगा आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि फॉर्मूला तो वही लगाना है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में मशीन दी हुई है, जैसे कि पिछले प्रश्न में यहाँ वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी कि जो कि कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर मशीन के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, तो फॉर्मूले में तो हम यहाँ पर M1 लिख देते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो समय दिया हुआ है ना, वो मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम उसको दर्शा सकते हैं स्मॉल m से दर्शा सकते हैं, और यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। और बट्टे में हम यहाँ पर लिखेंगे कार्य को, और आपको पता है कि प्रश्न में जो कार्य करवाया जा रहा है वो बोतल को बनाने का कराया जा रहा है, तो यहाँ पर हम W1 के स्थान पर लिख देंगे बोतलों की संख्या। तो यहाँ पर बराबर में हम लिखेंगे M2, और यहाँ पर हम स्मॉल m2 यानी कि मिनट को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे W2। इस तरह से हमने 1 और 2 तो लिख ही दिया क्योंकि प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है। लेकिन अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो आप देखिए कि पहली कंडीशन यहाँ पर ये है कि 6 समान मशीनें और एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि M1 के स्थान पर तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे ना कि जो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर तो मशीन के द्वारा ही कार्य कराया जा रहा है, तो M1 के स्थान पर तो हम 6 ही लिख देंगे। स्मॉल m हमने माना है मिनट की संख्या लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन में तो यहाँ पर 1 मिनट ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम M1 के स्थान पर 1 लिख देंगे। फिर बट्टे में हम लिखेंगे बोतलों की संख्या, यानी कि जो कार्य कराया जा रहा है W यानी कि वर्क, यानी कि जो यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है, कार्य यहाँ पर 270 बोतल बनाने का कराया जा रहा है, तो यहाँ पर W1 के स्थान पर हम 270 लिखेंगे। फिर बराबर, अब दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि M2 के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, 10 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मशीन की संख्या कितनी है, 10 है, और यहाँ पर मिनट लिखना होगा स्मॉल m2 के स्थान पर, तो यहाँ पर मिनट कितने हैं, 4 है। W2 यहाँ पर प्रश्न में दिया नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञात ही यही करना है कि जब हम 10 मशीन लेंगे और उनसे 4 मिनट में यही कार्य करवाएंगे बोतल बनाने का, तो कितनी बोतल बनाई जाएगी। तो यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना है कि W2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें कैलकुलेशन ही करना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 है और ये 10 लिखा हुआ है, तो 2 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना चाहिए, या फिर आप अभी यहाँ पर 3 से भी 270 को काट सकते हो, और ये कितनी बार कटेगा, 90 बार कटेगा। और यहाँ पर W2 बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर 5 और 4 के साथ, तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना होगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब आप 5 गुणा 4 करोगे तो 20 आएगा, और 20 का गुणा अगर आप 90 से करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1800। तो प्रश्न में पूछा ये गया था कि 10 मशीन
अगर 4 मिनट में बोतलें बनाएँगी तो फिर कितनी बोतल बनेंगी? 1800 बोतल बनेंगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।